नमस्कार। कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। एक गाना था, पर्दा है पर्दा, पर्दा ना हटाओ। पर्दे में तो ठीक है कोई चीज़ और उसके साथ गोपनीयता भी ठीक है, लेकिन अगर गुटबाजी है तो वो ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनावी साल चल रहा है, बीजेपी सत्ताधारी दल है, तो उसके यहाँ अगर कोई घटना, हलचल, कोई नियुक्ति होती है तो स्वाभाविक है कि उस पर तमाम समीक्षाएं होती हैं। बीजेपी ने चुनाव के लिए कमर कस ली है, लेकिन जो उसकी सूची आई है उसको लेकर कई सारी बातें और चर्चाएं चल रही हैं। पहले वो प्रदेश अध्यक्ष को चुनने में काफ़ी समय बिताते रहे, प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए तो फिर उनकी टीम आने में कई महीना लग गया। अब जब नई टीम आई है बीजेपी की तो फिर बड़े बड़े दिग्गज माथा पकड़ के बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी ने 46 पदाधिकारियों की एक सूची घोषित की है, जिसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और बहुत क्षेत्रीय अध्यक्ष, कई सारे नाम हैं। लेकिन 46 में से 35 पदाधिकारी ऐसे हैं जो मात्र 12 जिलों से हैं, यानी कि 12 जिलों में ही 35 पदाधिकारी दे दिए गए। बाकी जो 63 जिले बचे वहां पर मात्र 11 पदाधिकारी मिल पाए। अब आप सोचिए कि यूपी में 18 मंडल हैं, अगर एक मंडल से एक पदाधिकारी बनाते तब भी 18 लोग तो बन जाते बाहर से, लेकिन ये लिस्ट ही ऐसी आई, उपाध्यक्ष भी बढ़ा दिए, महामंत्री भी बढ़ा दिए, तब भी प्रतिनिधित्व जिलों का ठीक से नहीं हो पाया। 19 उपाध्यक्ष बने हैं, 8 महामंत्री बने हैं, लेकिन अगर आप इनमें देखेंगे पदाधिकारियों में तो जो 12 जिले हैं उसमें गोरखपुर और लखनऊ इसका बोलबाला है। बाकी नोएडा है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, बाराबंकी, शामली, प्रयागराज, आगरा, हाथरस, गाजियाबाद और वाराणसी, बस यही 12 जिले, जिसमें से 35 लोग चुन लिए गए। और आपको एक रोचक बात बताऊं कि गोरखपुर से 3 नाम आए हैं, रमेश सिंह, कामेश्वर सिंह, धर्मेंद्र सिंह, ये तीनों प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बाराबंकी से प्रियंका रावत और उपेंद्र रावत को मौका दिया गया है, उनके साथ अवधेश श्रीवास्तव भी प्रदेश की सूची में है। उपेंद्र रावत के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब सीडी कांड हुआ था ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, तो पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था, लेकिन देखिए उन्हें माफ़ी दे दी गई और प्रदेश का महामंत्री बना दिया गया। तो जिसकी खुलेआम सीडी जारी हुई थी, लोगों ने बड़े चाव से देखा था, वो महामंत्री बन गए। लखनऊ से सबसे ज़्यादा पदाधिकारी बने हैं, उसमें अभिजात मिश्रा महामंत्री हैं, नीरज सिंह प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, अर्चना मिश्रा, राहुल वाल्मीकि, शंकर लोधी और शिवभूषण सिंह, ये वो नाम हैं जो लखनऊ के हैं। तो ये असंतुलन सूची में तो पैदा हो गया है और इसने कई मानक भी तोड़े हैं। ये कहा जा रहा था कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, उनको पद नहीं दिया जाएगा संगठन में, उनको संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा। कुछ लोगों को हटाया भी गया, लेकिन 4 एमएलसी मोहित बेनीवाल, सत्यपाल सैनी, धर्मेंद्र सिंह, विजय शिवहरे, इनको फिर से पदाधिकारी बनाया गया है। तो इनको पद देने का क्राइटेरिया क्या रहा है? जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उनके लिए मानक अलग अलग रखे गए हैं, यानी कि सभी पे समान रूप से मानक लागू नहीं किया गया है, जिससे यह संदेश साफ है कि कुछ नेताओं के लिए अलग नियम लागू किए गए। बीजेपी जो हर जाति, हर धर्म और हर जिले को प्रतिनिधित्व देने की बात करती है,
उसकी 46 सदस्यीय सूची में 12 जिलों के हवाले सारे पद चले गए। तो 63 जिले बैठ के घंटी बजावे उनके नेता। वो अपने आप को कब तक देवतुल्य कहकर पेट भरे। अरे पद सरकार में नहीं मिल रहा, संगठन में मिल जाता, वहाँ भी नहीं मिल पाया। ऐसे ऐसे नाम आए हैं, किसी का दिल्ली से कनेक्शन था, जो प्रदेश में जिनकी सक्रियता उतनी नहीं है लेकिन पद उनको बड़ा मिला है। तो बस वही कह लीजिए आपकी पार्टी भले डिफरेंस वाली है, अनुशासन वाली है, लेकिन जुगाड़ तो वहां भी चलता है ना। अब अगली खबर मंत्रियों की लाल बत्ती की। उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि चुनाव समय से पहले हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ मंत्री विधान परिषद से हैं, यानी कि वो जनता से चुनाव लड़कर नहीं बने हैं। अब संगठन ये चाह रहा है कि जो लोग एमएलसी हैं और मिनिस्टर हैं वो ये विधानसभा का चुनाव लड़ें, जनता से जीत के आवें तो फिर मंत्री बने। एक बार तो एंट्री हो गई, अब आप मंत्री रह लिए तो आपके कामकाज की जनता सीधे समीक्षा करे, यानी कि अब सीधे इम्तिहान देने के लिए तैयार हो जाओ। जनता से चुनकर आओगे तो अगली बार मंत्री बन सकोगे, नहीं तो फिर भूतपूर्व कहलाओगे। ताजा हालात जो हैं उसमें बीजेपी का जो फोकस है वो जीत की हैट्रिक लगाने का है, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का है, और उस जीत की हैट्रिक की खातिर उसने अपने दिग्गज मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय 6 मंत्री ऐसे हैं जो कैबिनेट में हैं और विधान परिषद से हैं। उसमें नरेंद्र कश्यप जो पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह और भूपेंद्र चौधरी, ये लोग भी विधान परिषद से ही हैं। स्वतंत्र देव सिंह को बुंदेलखंड के किसी जिले से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि इन लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार सीट दी जाएगी। अगला नाम जो है वो है उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग मंत्री भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी मिनिस्टर बने हैं, फिर दोबारा। उनको पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक मजबूत स्तंभ मानती है और उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी है। दारा सिंह चौहान जो मऊ के रहने वाले हैं, चुनाव हार गए थे, एमएलसी बनाए गए थे, उनको फिर चुनाव लड़ाया जाएगा। दयाशंकर दयालु किसी सदन के सदस्य नहीं थे, सीधे मंत्री बन गए, सीधे दिल्ली की कृपा से बाद में एमएलसी बने। अब उनको लड़ाएगी सरकार कि नहीं ये तो नहीं तय है, लेकिन धर्मवीर प्रजापति इनका भी चुनाव लड़ना तय है। जेपीएस राठौर एक इकलौते व्यक्ति हैं जो संगठन के महारथी बनकर उभरे हैं। सुनील बंसल के जाने के बाद बीजेपी में कामकाज को लेकर अगर कोई सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है तो वो है जेपीएस राठौर, और उनको इसीलिए कोऑपरेटिव मंत्रालय भी मिला हुआ है कि वो पार्टी के काम के साथ साथ सहकारिता, जो सबसे बड़ा आंदोलन है इस देश का, उसकी नब्ज को थाम के रखें। तो इकलौता ऐसा नाम है जेपीएस राठौर जिनको पार्टी एमएलसी बनाए रख सकती है। बाकी मंत्रियों को चुनाव की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब 2 सबसे बड़े नाम हैं, एक नाम है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का और दूसरा नाम है अरविंद कुमार शर्मा का। केशव प्रसाद मौर्य इस समय विधान परिषद से सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उनको चुनाव कहाँ से लड़ना है ये वो खुद तय करेंगे। वो कौशाम्बी से लड़ेंगे या प्रयागराज से लड़ेंगे। सीट भी उनको इस बात की छूट दी जा सकती है कि चयन कर लें। अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं, नगर विकास के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री की कृपा से हैं, पसंद से हैं, बेदाग हैं और मऊ जिले के रहने वाले हैं। उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस जगह से अपनी सीट का चयन करते हैं। उनको भी उनकी इच्छा के अनुसार पार्टी सीट दे सकती है। तो ये सब जो मैंने आपको नाम बताए ये मिनिस्टर हैं, बड़े नाम हैं,
लेकिन देखिए चुनाव में एक रिस्क तो रहता है, नाम चाहे इतना बड़ा हो, चुनाव जीतना हारना तो जनता के हाथ में है। अगर वहां हार गए तो पूरे कैरियर पर डेंट लग जाता है। इसलिए पंकज चौधरी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आज तक कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। 7 बार से पंकज चौधरी सांसद हैं, लेकिन विधायक कभी नहीं रहे। हो सकता है कि ओबीसी वर्ग में मैसेज देने के लिए, मजबूत पकड़ रखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को भी बीजेपी चुनाव लड़ाए, कह सकती है कि लड़ जाए। तो ये जो मंत्री हैं, इसमें कुछ तो जीत जाएंगे, कुछ को हारना भी पड़ेगा, और जो हार गया उसका काम खत्म। तो डर उन्हीं को लगेगा जिनके पास बड़ाईदार विभाग है, बड़े विभाग हैं, और जो बरसों से मंत्री बनते आ रहे हैं और बिना जनता के चुनाव जीते, परिषद से, बैकडोर से। अगर कहीं सामना जनता से हो गया और धड़ाम हो गए तो पिछली पूरी कमाई डूब जाएगी, इतना मान लीजिए। अब एक ऐसी खबर जो थोड़ी रोचक है, जैसे कि कार के मैकेनिक से आप हवाई जहाज बनवाने लगो, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था संभालने के लिए कंप्यूटर इंजीनियर तैनात कर दिया गया। बड़ा अजीब तरह का मामला है ये। बात है पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की, उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग की और गाजियाबाद जिले की। गाजियाबाद जिले में इन दिनों एक अजब सा और नया वाकया घटित हो रहा है, जहां पर बिजली चलाने के लिए इंजीनियर या तो कम पड़ गए हैं या जानबूझकर उनको काम नहीं दिया गया। एक कंप्यूटर इंजीनियर को बिजली विभाग का चीफ इंजीनियर बना दिया गया। ये है ब्रजेश कुमार, जो गाजियाबाद जोन 3 के प्रभारी चीफ इंजीनियर हैं। ये हैं तो एसी अधीक्षण अभियंता, लेकिन इनको जो चार्ज दिया गया है वो चीफ इंजीनियर का दिया गया है। और हैरत की बात यह है कि ये बिजली विभाग के इंजीनियर नहीं है, बिजली के, ये कंप्यूटर के इंजीनियर हैं। अब सोचो आप कि उत्तर प्रदेश में जहां आए दिन बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचता है, लोग जाकर सब स्टेशन का घेराव कर लेते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, वहीं अधिकारी बिजली महकमे में उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अब इस उल्टी गंगा को आप मंत्री अरविंद शर्मा के उस पत्र से भी जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, बेवजह छटनी कर दे रहे हैं, मुझे कोई सूचना नहीं देते, अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। और ये सब उल्टे पुल्टे मामले ही सरकार और अफसरों के बीच तनाव का कारण बने हुए हैं। मंत्री अरविंद शर्मा अपने विभाग के अफसरों से इन्हीं वजहों से काफ़ी नाराज हैं, लेकिन उनकी नाराजगी के बाद आप हाल देखिए और तस्वीर देखिए। इसके इन दिनों एमडी हैं रवीश गुप्ता। रवीश गुप्ता की छवि वैसे तो काफ़ी साफ सुथरी है, जिला अधिकारी के रूप में उन्होंने जिलों में बहुत नाम कमाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी ऊपर के दबाव के चलते ये गलत फैसला किया है। फैसला गलत है या सही, उसके पीछे विभाग के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर इंजीनियर को बिजली विभाग का चीफ इंजीनियर का प्रभार देने की क्या आवश्यकता है, जब उसी विभाग में एक्सीएन मौजूद हैं, एसी मौजूद हैं, चीफ इंजीनियर मौजूद हैं। तो प्रभारी के रूप में कंप्यूटर वाले को इंचार्ज बनाना कहाँ तक उचित है। बिजली विभाग के तमाम एसी अधीक्षण अभियंता कार्यरत हैं पश्चिमांचल में, उसमें से किसी को भी चीफ का चार्ज दिया जा सकता था। कंप्यूटर वाला बिजली में क्या करेगा, उतार तक तो जानता नहीं है कि कहाँ से ट्रांसफार्मर में बिजली आती है और कहाँ से बिजली जाती है, सब स्टेशन पे कैसे वर्क होता है, कंप्यूटर इंजीनियर कैसे जान पाएगा। चूँकि एमडी रवीश गुप्ता हैं और उनके कलम से ये चार्ज दिया गया है, इसलिए उनकी कार्यशैली पर यह सवाल खड़ा होगा कि ब्रजेश कुमार कंप्यूटर इंजीनियर हैं, उनको एसी हैं और उनको चीफ का चार्ज क्यों दिया गया, वो भी एनसीआर के इलाके में, दिल्ली से सटे इलाके में। तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, हम उसको जुगाड़ तंत्र कहते हैं। जुगाड़ तंत्र चाहे भट्ठा बैठा दे, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। कंप्यूटर चलाने वाले बिजली चलाएंगे,
चाहे बिजली आए चाहे ना आए, फॉल्ट हो जाए चाहे ठीक हो चाहे ना हो। भाई चीफ साहब को जब पता ही नहीं है कि फॉल्ट क्या होता है, बिजली आएगी कैसे जाएगी कैसे, अगर आधी रात में बवाल मच गया, हंगामा मच गया, संभालना कैसे है, कभी फील्ड में रहे नहीं हैं, फाइल पे दस्तखत करते डरते हैं, 3-3 4-4 महीने से जब से बने हैं फाइलें लटकी पड़ी हैं। तो चीफ साहब को आखिर करने क्या भेजा गया है? सब स्टेशन की जानकारी, सप्लाई, फॉल्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, अब वो पढ़ाई करें फिर से एक है। तो बहुत साफ है कि उसके पीछे कारण वही बैकडोर वाला, अंडर टेबल वाला, उंगलियां तो उठती हैं, सवाल उठते हैं, तो इस सवाल का जवाब भी आना चाहिए। जानकारी में सबके है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे साफ है कि भाई हक अदा करना है जब तक तैनाती का मामला पूरा नहीं हो जाता। उत्तर प्रदेश के पावर कारपोरेशन में जुगाड़ की जो व्यवस्था है उससे बड़े बड़े और महत्वपूर्ण पद लोग हासिल कर रहे हैं, जिससे बिजली का बंटाधार हुआ जा रहा है। लेकिन अफसरों को लगता है कि नुकसान हो या फायदा, बंटाधार हो या हंगामा मचे, सब अपने ठेंगे पर है, जो आदेश कर दिया वो कायम रहेगा। अब बात उत्तर प्रदेश के एक चर्चित मंत्री की, वो इन दिनों आजकल इधर उधर लुढ़क जा रहे हैं। जब से थोड़ा कटौती की तलवार चल गई तब से उनका कद अब महकमे के अंदर और बाहर दोनों जगह घट गया है। वो निवेश लाने वाले महकमे के मंत्री हैं, उद्योग लाने वाले महकमे के मंत्री हैं, लेकिन बड़ी हैरत है कि उनकी पूंछ घट गई है। अभी पिछले दिनों देश की आईटी सिटी जो कही जाती है बेंगलोर, वहाँ पर सरकार ने एक बहुत बड़ा जलसा किया। देश भर के बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ आए और मुख्यमंत्री से उनका सीधा संवाद हुआ। मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री भी इस आयोजन में पहुंचे। खजाना चूंकि उन्हीं के पास है, सुरेश खन्ना के पास, लेकिन जो मूल विभाग के मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, वो इस आयोजन में नदारद रहे। हैरत होगी, किसी को भी आश्चर्य होगा कि जो आदमी किसी के साथ डुबकी लगाने का मौका न छोड़ता हो, वो अपने विभाग के इतने बड़े कार्यक्रम, वो भी प्रदेश के बाहर इतना बड़ा रोड शो, उसमें नहीं मौजूद है। कुंभ में कोई मुख्यमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं रहा जिसके साथ नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने डुबकी ना लगाई हो। डुबकी मंत्री के नाम से वो मशहूर हो गए, लेकिन जिसके घर में शादी और बारात आओ तो अगवानी के टाइम पे वही गायब। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि नंदी जी कहाँ हैं। लगता है कि जो कुंभ मेले में पुण्य कमाया था वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कहते हैं भाई गंगा में नहाने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं, और जो 1.5 महीना तक नहाया हो वो तो कई 100 सालों के आगे पाप धुल लेगा। बैलेंस बढ़ गया उसका तो पुण्य का, लेकिन वो बैलेंस यहाँ असर नहीं कर रहा है। यहाँ विभाग अलग कट गया, एक और चला गया जो कुछ था, तो ताकत बढ़ने के बजाय घट गई। ये मंत्री जी के साथ ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, केंद्र में उनका जुगाड़ तगड़ा है, इसलिए वो बड़ा विभाग पाए, लेकिन कुंभ स्नान का जो पूरा पुण्य था वो नहीं मिल पाया। लगता है, ऐसा लगता है कि मंत्री ने शायद जो धर्म काज है वो पूरे मन से किया नहीं तो फल पूरा मिलता। अब विभाग चला गया तो सब मंत्री की इधर पूछ नहीं हो रही है, बुलावा कम हो गया। बताइए, जिस विभाग की ब्रांडिंग, उपलब्धि का प्रचार प्रदेश सरकार पूरी देश और दुनिया में कर रही है, और ये सच्चाई भी है, एक्सप्रेसवे से लेके बने हैं, उसका मंत्री ही कार्यक्रम में नहीं मौजूद है। जो इन्वेस्टर आए उन्होंने ये समझा कि सुरेश खन्ना ही मंत्री हैं, उन्होंने उनका ज़्यादा सम्मान कर दिया, जबकि उनका उद्योग विभाग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात तो है, देखिए कि बीजेपी में मंत्रियों की जो हालत आप सुनते रहते आए दिन
कि भैया हमारा प्रमुख सचिव नहीं सुन रहा है। अरे भैया क्या बताएं, काम होता नहीं, हम लोग कोशिश। तो शायद ये तस्वीर उस ओर भी इशारा कर रही हो, लेकिन कुछ तो अपने भी मामले होंगे जिनकी वजह से ऐसी नौबत आई। हर मंत्री पाक साफ तो है नहीं, और जो पाक साफ होता वो अपने हक के लिए लड़ता, वो चुप नहीं बैठता। लेकिन जब आपके ऊपर एक बार दाग लग गया तो फिर चाहे निरमा लगाओ, चाहे रिन साबुन लगाओ, और चाहे उसको मशीन में डालो, विरोध की ताकत घट जाती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग चुप हो जाते हैं और ये एक भजन करते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो। तो उत्तर प्रदेश में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी शायद उसी अब रास्ते पर हैं कि जो बचा है मिला है वही चलता रहा है, चलने दो, ज़्यादा समय भी नहीं है। और पिछला मामला ऐसा रहा है कि सब बैलेंस तो बराबर है ही है, कोई चिंता की बात नहीं है। आगे अगले चुनाव बाद देखा जाएगा। फिलहाल मंत्रियों की स्थिति उठती और गिरती रहती है, ये उनकी अपनी साख पे निर्भर करता है। तो आगे किसका क्या हाल होगा वो तो मुख्यमंत्री जाने। लेकिन आज के पावर सेंटर में इतना ही। पर जाते जाते हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि जो लोग दूसरों के लिए आदर्श हैं, जिनका आचरण आदर्श होना चाहिए, जब उनके ऊपर दाग लग जाता है, उनके पर कतरे जाते हैं, उंगलियां उठती हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि हमाम में सब डूबे हुए हैं, छोड़ो जाने दो। एक बार वोट दिए तो फिर काम से गए, फिर 5 साल तक सवाल नहीं कर पाओगे। तो मंत्रियों का जो जलवा है उसी पर आज ये लाइनें हैं, सुनिएगा कि तुम चाहो तो तबेलों को बाजार कह दो, और तुम चाहो तो पतझड़ों को बहार कह दो। फर्जी डिग्रियां अब खूब ले ली है नेताओं ने, तुम चाहो तो पढ़े लिखों को गंवार कह दो, और इन दिनों तुम्हारा ही राज है यहाँ पर, तुम चाहो तो झोपड़ी को भी राज दरबार कह दो। नमस्कार।